होश में आने के बाद शुरुआती कुछ दिन लैन वांगजी के लिए बेहद उलझन भरे रहे। वह ज्यादातर वक्त गहरी नींद या बेहोशी में ही रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका जहन साफ होने लगा। शुए यांग के साथ हुई उस खौफनाक लड़ाई के बाद क्या क्या हुआ था, इसकी कड़ियां जोड़ने में उन्हें हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त लग गया। यह सब जानना उनके लिए आसान नहीं था। वे यिंग और वेन किंग उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थे, पर लैन वांगजी की हालत ऐसी थी कि वह पूरी बात सुनने से पहले ही सो जाते थे। वेन किंग उनके दर्द की दवाएं कम करने को बिल्कुल राजी नहीं थीं, जिसकी वजह से उन्हें लगातार सुस्ती छाई रहती थी। कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होते ही उनकी आंख लग जाती। इसके बावजूद वे दोनों मिलकर किसी न किसी तरह उन्हें पूरी बात बताने में कामयाब रहे। जब भी उनकी आंख खुलती, वह वे यिंग को अपने सिरहाने बैठा पाते। लैन वांगजी को मालूम हुआ कि जब वे यिंग और वेन किंग बरियल माउंट से निकले तो उन्हें जल्द ही श्याओ शिंगचेन और सोंग जिचेन मिल गए। सोंग जिचेन बहुत तकलीफ में थे और श्याओ शिंगचेन बेहद घबराए हुए थे। शुरुआत में दोनों ने जख्मों का इलाज किया और सुरक्षा के लिए चारों तरफ घेरा वार्ड्स तैयार किया। हालत थोड़ी संभलने पर जब सब बैठकर बात करने लगे तो उन्हें अंदेशा हुआ कि यह कोई मामूली हमला नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। तभी लैन वांगजी का सिग्नल फ्लेयर देखकर उनका यह डर यकीन में बदल गया। वेन किंग और वेई यिंग के बीच इस बात को लेकर बहस भी हुई कि आगे क्या किया जाए। वेन किंग को डर था कि यह कोई चाल हो सकती है, इसलिए वह फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती थी। दूसरी तरफ वेई यिंग बच्चों की हिफाजत के लिए फौरन वहां पहुंच जाना चाहते थे। आखिरकार बच्चों और अपनों की फिक्र जीत गई। वे तेजी से बरियल माउंट्स की तरफ भागे। वहां के आंगन में पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। सामने शुए यांग की लाश पड़ी थी और लैन वांगजी बर्फ पर खून से लथपथ बेहोश थे। कहानी के इस हिस्से को सुनाते हुए वे यिंग और वेन किंग अक्सर खामोश हो जाते या बात बदल देते। लैन वांगजी ने भी कभी उनसे ज्यादा पूछने की जिद नहीं की, क्योंकि इस बारे में बात करते ही वे यिंग का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता था और वेन किंग की आंखों में गहरी मायूसी उतर आती थी। हालांकि उन दोनों का स्पिरिचुअल कोर बहुत मजबूत था, फिर भी इस सदमे ने उन्हें जैसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। वह शाम सचमुच बेहद खौफनाक रही होगी और कोई भी उस भयानक मंजर को दोबारा याद नहीं करना चाहता था। वेन किंग ने बताया कि उन्होंने लैन वांगजी को 3 दिनों तक जानबूझकर बेहोश रखा था। उन्हें उम्मीद थी कि इस कोमा और वे यिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से शरीर के जख्म जल्दी भर जाएंगे, लेकिन दूसरे ही दिन उन्हें तेज बुखार हो गया। वेन किंग ने मान लिया था कि अब उन्हें बचाना नामुमकिन है, क्योंकि खून का यह इन्फेक्शन ब्लड पॉइजनिंग जानलेवा था। मगर एक करिश्मा हुआ। तीसरे दिन बुखार उतर गया और लैन वांगजी ने होश संभाल लिया। उनके होशोहवास दुरुस्त थे और शरीर के अंदरूनी रास्ते मेरिडियंस भी महफूज थे। तब जाकर वेन किंग की जान में जान आई। फिर भी पूरी तरह ठीक होने का सफर लंबा था। वह दिन का ज्यादातर हिस्सा सोने में गुजारते। जब भी कुछ देर के लिए जागते तो सिर्फ कड़वी दवा या थोड़ा सा सूप पीने के लिए। उस छोटे से वक्फे में भी वे यिंग हमेशा उनके पास ही रहता, उन्हें खाना खिलाता, उनके बाल संवारता और चेहरा साफ करता। लैन वांगजी उन लम्हों को दिल में समेट लेना चाहते थे। वे यिंग का यह बेहद नरम और फिक्रमंद अंदाज उनके दिल को छू जाता था। वह अपने हमसफर से ढेर सारी बातें करना चाहते थे, पर जिस्म की थकावट हमेशा उन पर हावी हो जाती और वह दोबारा नींद की आगोश में चले जाते। उनके सोने के दौरान वे यिंग लगातार अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उनके जख्मों को भरता रहा। वेन किंग ने साफ कहा था कि इस मदद के बिना वह एक जानलेवा की डेविएशन का शिकार हो चुके होते। तीसरे दिन जब वेन किंग उनकी पट्टियां बदल रही थीं, तो उन्होंने लैन वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, मैं समझती हूँ कि हालात बहुत बिगड़े हुए थे और तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दवा लगाते ही लैन वांगजी का बदन दर्द से सिहर उठा, पर वह खामोश रहे। वेन किंग ने गहरी सांस लेते हुए उन्हें टोकते हुए कहा, लेकिन आइंदा ऐसा कदम उठाने की सोचना भी मत, तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। लैन वांगजी ने धीरे से हामी में सिर हिलाया। वह खुद भी ऐसा दोबारा नहीं करना चाहते थे। उस सील को तोड़ना आखिरी रास्ता था और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि उनका शरीर इस तबाही को झेल गया। वेन किंग का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने पट्टी को कसते हुए झिड़की भरे लहजे में कहा, एक तरफ पेट का इतना गहरा जख्म और दूसरी तरफ बिगड़ी हुई रूहानी हालत। मेरे लिए तुम्हें संभालना कोई आसान काम नहीं था। मुझे ऐसा तमाशा दोबारा नहीं चाहिए। लैन वांगजी ने थोड़ी संजीदगी से जवाब दिया, मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। अगर मैं वह कदम न उठाता तो शुए यांग उन मासूम बच्चों की जान ले लेता। उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव और मजबूरी थी, जिसे सुनकर वेन किंग भी खामोश हो गई। लैन वांगजी के जहन में बस एक ही बात थी,
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी वैद्य की देखरेख में दोबारा होश में आएंगे। वह तो अपनी जान का सौदा कर चुके थे। उनके लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी कि वह इतने वक्त तक जिंदा रहें जिससे शुए यांग को अपने साथ खत्म कर सकें। वैन किंग ने एक ठंडी सांस ली और सिर झुकाकर बैठ गई। कुछ पल के लिए उनके हाथ बेबसी से गोद में ठहर गए। फिर वह मरहम और दवाइयां समेटने लगी। गंदे कपड़ों को टोकरी में रखते हुए उन्होंने कहा, तुमने इस सब पर बहुत सब्र दिखाया है। मुझे तो हैरत है कि तुमने गुस्से में आकर ये कांच की शीशियां और प्याले हमारे सिर पर उठाकर नहीं मारे। लैन वांगजी ने धीरे सेना में सिर हिलाया। वैन किंग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शायद इसी को लैन खानदान का मशहूर सलीका और सब्र कहते हैं। तुम्हारी सेक्ट सिक्सटी हमेशा से ही शांत और अनुशासित कल्टीवेटर्स के लिए जानी जाती है। लैन वांगजी सोच में डूब गए। यह सच था कि उनके यहाँ जज्बात का ऐसा दिखावा मना था और अनुशासन ही सबसे ऊपर था। लेकिन इस वक्त उनका शांत रहना किसी नियम की वजह से नहीं था। उन्होंने संभल कर कहा, मुझे गुस्सा नहीं है, बस हालात का अफसोस है। अपनी किस्मत पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था। वेई यिंग और वैन किंग ने भी बहुत कुछ झेला था, शायद उनसे भी ज्यादा। एक बेहद कम उम्र लड़की के तौर पर वैन किंग के सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो अपने जालिम चाचा के हाथों अपने परिवार को मरता हुआ देखें या फिर इस कल्टीवेशन की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दें। किसी भी सेक्ट ने उन्हें पनाह नहीं दी थी, सिर्फ आइलिंग पैट्रियार्क ने उन्हें सहारा दिया। पर बरियल माउंट्स में घर बसाने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई। पूरी दुनिया वेई यिंग के पीछे पड़ी थी और उनके साथ रहने की वजह से वैन किंग को भी बदनामी झेलनी पड़ी। शुरुआत में लैन वांगजी के दिल में वैन किंग के लिए थोड़ी कड़वाहट और शक था। उन्हें लगता था कि इस शादी की साजिश और उनकी इस हालत के पीछे कहीं न कहीं वैन किंग ही है। पर उनके थके हुए और मायूस चेहरे को देखकर लैन वांगजी चाहकर भी उनसे नाराज नहीं रह पा रहे थे। अपने परिवार को बचाने के लिए उनका ऐसा कदम उठाना लाजमी था। वैन किंग ने अपना झोला गोद में रखा। उनकी आंखें थकान से बोझिल थीं। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने लैन वांगजी की तरफ देखा। प्लीज ऐसा मत सोचना कि हमें इस साजिश में कोई मजा आ रहा था। यह शुरू से ही एक बेवकूफी भरा प्लान था जिससे हम दोनों को नफरत थी, पर हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। हमें मालूम था कि दूसरी सेक्ट्स हमारे ठिकाने में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही हैं। सवाल ये नहीं था कि वे कोई जासूस या कातिल भेजेंगे या नहीं, सवाल बस यह था कि वे ऐसा कब करेंगे। लैन वांगजी ने नरमी से कहा, मैं समझ सकता हूँ। उनकी मजबूरी समझना अब बहुत आसान था। शुए यांग ने जिस तरह जिन सेक्ट की साजिशों का जिक्र किया था उसे याद करके लैन वांगजी का खून खौल उठता था। वेई यिंग पर पहले भी कई जानलेवा हमले हो चुके थे, इसलिए वैन किंग का डरना बिल्कुल जायज था। दवाइयों के असर से लैन वांगजी का दिमाग अभी भी थोड़ा भारी था, लेकिन वह धीरे धीरे सब कुछ साफ समझ रहे थे। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। वेई यिंग अक्सर उनके पास ही रहता था, पर इस वक्त वह सामने वाले कमरे में शाओ शिंगचेन और सोंग जिचेन का हालचाल पूछने गया था। वैन किंग से अकेले में बात करने का यह सबसे सही मौका था। उन्होंने कहा, मुझे अभी कुछ बातें जाननी है। वैन किंग ने हामी भरी और कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गईं। पूछो, मैं जवाब दूंगी। वैसे भी तुमने उन सब लोगों की जान बचाई है जो मेरे लिए अजीज हैं, इसलिए तुम्हें हर सवाल पूछने का पूरा हक है। लैन वांगजी ने अपने ख्यालों को समेटा। आगे क्या होगा इसके लिए तो वह वेई यिंग से बात करेंगे, लेकिन गुजरे हुए वक्त की एक उलझन को सुलझाना बेहद जरूरी था ताकि वह सुकून से आगे बढ़ सके। वह जानना चाहते थे कि शुरुआती महीनों में वैन किंग उनके बारे में क्या सोचती थी। वैन किंग ने चाय का प्याला उठाते हुए साफ लफ्जों में कहा, शादी से पहले मुझे पक्का यकीन था कि तुम एक जासूस हो। उन्होंने चाय की एक चुस्की ली और कहा, तुम्हारा रुतबा बहुत बड़ा था। तुम हान गुआंग झुन हो, सेक्ट लीडर लैन के भाई। मुझे लगा ही नहीं कि ईलिंग पैट्रियार्क के खिलाफ होने वाली साजिशों से तुम बेखबर हो सकते हो। चारों तरफ अफवाहें थीं और हमें मालूम था कि कई बड़े लीडर्स आपस में मिले हुए हैं। ऐसे में तुम इन सबसे अनजान कैसे रह सकते थे? उन्होंने लैन वांगजी को एक चुटीली नजर से देखा जिसमें थोड़ी सी हैरानी और थोड़ी सी शरारत थी। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि तुम्हें कुछ क्यों नहीं पता था। क्या तुम्हारी सेक्ट ने तुम्हें पहाड़ों के बीच किसी गुफा में बंद करके रखा था? क्या तुमने खामोश रहने की कोई कसम खाई थी या तुम्हें किसी कॉन्फ्रेंस में जाने की इजाजत नहीं थी? यह सुनकर लैन वांगजी तकिए के सहारे थोड़ा झेपते हुए सीधे होकर बैठ गए। बिल्कुल यही उलझन कभी उनके हमसफर के चेहरे पर भी दिखाई दी थी। इस बात को लेकर लैन वांगजी खुद को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि क्या वाकई उनसे इतने बड़े इशारे और सुराग छूट गए। उन्होंने धीमे से कहा, मुझे सियासत पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। मैं बैठकों में बहुत कम जाता
था और जो थोड़ी बहुत होती थी उनसे भी जल्दी निकल जाता था। यह कहते ही उनके माथे पर बल पड़ गए और दिल में एक बेचैनी सी होने लगी। लैन शिसेन ने कई बार अपने भाई को रोकने और लोगों से मिलने जुलने की कोशिश की थी, लेकिन लैन वांगजी को इन दावतों, बैठकों और महफिलों से सख्त नफरत थी। वहाँ की लंबी और बेमायने बहसें उन्हें बुरी तरह थका देती थी। वह इन मतलबी नेताओं के बीच पल भर भी नहीं रुकना चाहते थे, इसलिए मौका मिलते ही वहाँ से खिसक जाते थे। इसमें उनके तायाजी अंकल भी अनजाने में उनकी मदद कर देते थे। वैसे तो वह नियमों के बड़े पक्के थे, पर लैन वांगजी की तरह उन्हें भी ऐसी महफिलों से चिढ़ थी। वह खुद भी सेक्ट लीडर्स से मिलने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते और लैन वांगजी का भी साथ देते। चूंकि लैन शिसेन सेक्ट लीडर थे, इसलिए उनका रहना जरूरी था, पर तायाजी ने कभी लैन वांगजी पर इन जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डाला। लैन वांगजी को लगता था कि तायाजी उनके इस रवैये से खुश ही थे। उन्हें खुद शांत रहकर पढ़ाई करना और अकेले वक्त बिताना पसंद था। उन्हें अच्छा लगता था कि उनके भतीजे की पसंद भी बिल्कुल वैसी ही है। बेशक तायाजी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि महफिलों से इस तरह जल्दी चले आने की वजह से वे दोनों इतनी बड़ी हकीकत से बिल्कुल अनजान रह जाएंगे। अगर उन्हें जरा भी भनक होती कि बड़े बड़े लीडर्स पीठ पीछे ऐसी साजिशें रच रहे हैं, तो शायद उनका फैसला कुछ और होता। लैन वांगजी ने एक ठंडी सांस ली। जिंदगी में पहली बार उन्हें अपने खानदान के नियमों में एक कमी नजर आ रही थी। पीठ पीछे बात करने, गॉसिप पर जो पाबंदी उनके यहाँ थी, वह आज एक दोधारी तलवार साबित हुई थी। इन नियमों का इतनी सख्ती से पालन करने का नतीजा यह हुआ कि उनका पूरा परिवार इस बेहद गंभीर मामले से बिल्कुल अनजान रहा। उन्होंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वहाँ कोई भी खुलकर ऐसी साजिशों पर बात नहीं करता था। वैन किंग ने हाथ के इशारे से बात को संभालते हुए कहा, हाँ मैं समझती हूँ। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि कोई सेक्ट लीडर भरी महफिल में खड़े होकर ईलिंग पैट्रियार्क के कत्ल की प्लानिंग करेगा। उन्होंने अपने प्याले को उंगली से सहलाते हुए थोड़ा संजीदगी से पूछा, फिर भी अफवाहें तो बहुत रही होंगी, क्या तुम्हारे खानदान में कोई दबी जबान में भी इस बारे में बात नहीं करता था? लैन वांगजी ने ना में सिर हिलाया। हमारे यहाँ अफवाहें फैलाना या किसी की पीठ पीछे बात करना सख्त मना है। तायाजी ने तो खास तौर पर शिष्यों को ईलिंग पैट्रियार्क के बारे में बात करने से मना कर रखा था। वैन किंग ने खामोशी से अपनी चाय खत्म की। उनकी आंखों में अब भी थोड़ा शक था। उन्हें यह बात पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी, जिसे देखकर लैन वांगजी ने एक और गहरी सांस ली। उन्होंने साफ करते हुए कहा, अगर कोई शिष्य ग्रैंड मास्टर लैन की बात नहीं मानता तो उसे सख्त सजा मिलती है। लैन वांगजी ने यह बात बड़े गहरे अंदाज में कही। वैन किंग खुद एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी, जहां अपने नियम और सजाएं होती थीं। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग किसी बात के लिए मना करे तो उसकी नाफरमानी की सजा क्या होती है, यह वह अच्छे से समझती थी। वैन किंग के चेहरे पर एक शिकन आई। मैं समझ गई। उन्होंने इस बात को और नहीं खींचा, बल्कि कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने सीधे लैन वांगजी की आंखों में देखा। तुम्हारे भाई इस बारे में कितना जानते हैं? लैन वांगजी के जख्म अभी बिल्कुल हरे थे और वैन किंग ने उन्हें शांत रहने की सलाह दी थी, पर इस एक सवाल ने उनके पूरे बदन में एक सिहरन पैदा कर दी। उन्होंने बेहद सख्त और दो टूक आवाज में कहा, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। पर वैन किंग के चेहरे पर अब भी शक के बादल थे। लैन वांगजी ने बिस्तर की चादर को हाथों में भींच लिया और कंबल की तरफ देखने लगे। वैद्य वैन, उनकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन और सख्ती थी। प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैं अपने भाई के मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वह कभी भी किसी के कत्ल जैसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते। वैन किंग का भी एक भाई था। एक बहन होने के नाते वह जानती थी कि उनका भाई क्या कर सकता है और क्या नहीं। उन्होंने वैन रोहान के उस खौफनाक महल में अपना बचपन साथ गुजारा था और फिर बरियल माउंट्स में एक नई जिंदगी खड़ी की थी। इस मुश्किल सफर के बाद वह अपने भाई के किरदार पर कभी शक नहीं कर सकती थी। लैन वांगजी को भी अपने भाई पर उतना ही अटूट भरोसा था। जंग के दिनों में लैन शिसेन जासूसी के लिए तैयार हुए थे, लेकिन वह एक जंग का वक्त था। वैन रोहान ने पूरी कल्टीवेशन दुनिया को तबाह करने की धमकी दी थी। क्लाउड रिसेस को जला दिया था और लोटस पियर को मलबे में बदल दिया था। वह एक बड़ा खतरा बन चुका था जो मासूमों की जान ले रहा था। ऐसे में बाकी लीडर्स के साथ मिलकर जासूसी का फैसला सही था, लेकिन महज अफवाहों के दम पर बरियल माउंट्स में जासूस भेजना या सिर्फ इस अंदेशे पर किसी के पीछे पड़ जाना कि वह आगे चलकर खतरा बन सकता है, ऐसा लैन शिसेन कभी नहीं कर सकते थे। और कत्ल की साजिश, इसके बारे में तो वह सोच भी नहीं सकते थे। लैन वांगजी जानते थे कि उनके भाई को इस बात से ही नफरत हो जाएगी। अगर लैन शिसेन को जरा भी अंदाजा होता तो वह किसी न किसी तरह अपने भाई को आगाह वार्न जरूर करते। वह तायाजी और बड़ों को भी बताते। इसका सीधा मतलब था कि जिन सेक्ट के इस घटिया प्लान से जैसे लैन वांगजी अनजान थे, वैसे ही उनके भाई भी थे। वैन किंग ने अपना मुंह सिकोड़ा और नीची नजरों से धीरे से बुदबुदाई। हो सकता है तुम्हारी शादी से पहले उन्हें कुछ न पता हो, पर मुमकिन है कि बाद में वह इस सब में शामिल हो गए हों। लैन वांगजी के चेहरे के भाव इस वक्त कैसे थे?
वह खुद नहीं जानते थे, पर उन्हें देखकर वेनकिंग ने फौरन अपने हाथ हवा में उठाए, जैसे वह उन्हें शांत करना चाह रही हो। उन्होंने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, खैर छोड़ो, हमें इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है तुम्हें अपने भाई पर वैसा ही भरोसा है जैसा मुझे अनिंग पर है। लैन वांगजी ने खुद को संभाला और तकिए पर थोड़ा ढीला छोड़ दिया। वेनकिंग थोड़ा आगे की तरफ झुकी। असल बात यह है कि जब तुम यहाँ आए तो मुझे लगा तुम एक जासूस हो, पर तुम्हारा अंदाज जासूसों जैसा बिल्कुल नहीं था। वह वापस अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ हुई और पुराने दिनों की यादों में खो गईं। तुम बहुत शांत और गंभीर रहते थे। हमारा रहन सहन सीखने में तुम्हारी बहुत दिलचस्पी थी। शुरू में मुझे तुम्हारी यही बात शक पैदा करने वाली लगी, इसलिए हम तुम पर पैनी नजर रखने लगे, खास तौर पर तब जब तुमने बच्चों के साथ वक्त बिताना शुरू किया। लैन वांगजी ने धीरे से हामी में सिर हिलाया। वह यह बात पहले से जानते थे। उन शुरुआती दिनों में वेनकिंग की आंखें हमेशा उन पर टिकी रहती थीं, यहाँ तक कि चलते फिरते शव, वॉकिंग कॉर्प्स भी उन पर नजर रखते थे। तब लैन वांगजी को लगा था कि यह सिर्फ लोगों का कौतूहल, क्यूरियोसिटी है। आखिर वह यहाँ नए थे और पैट्रियार्क के शौहर भी। ऐसे में लोगों का ध्यान खींचना लाजमी था। कई हफ्तों बाद उन्हें समझ आया था कि इस निगरानी के पीछे कोई खास मकसद था। वेनकिंग ने थोड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, पर तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे हमारा शक सही साबित हो। उनकी आवाज में बिल्कुल वैसा ही पछतावा था जैसा वे यिंग की बातों में हुआ करता था जब वह अपने पुराने शक पर अफसोस जताता था। वे यिंग ने एक बार बताया था कि वह जानबूझकर कुछ सुराग छोड़ देता था ताकि देख सके कि लैन वांगजी क्या करते हैं, पर लैन वांगजी तो बस बच्चों को लिखना सिखाते थे या वे यिंग के माता पिता की याद में दुआएं और चढ़ावे चढ़ाते थे। ये सब बताते हुए वे यिंग की आंखें भर आई थीं और इस वक्त वेनकिंग के चेहरे पर भी वैसी ही शर्मिंदगी थी। उन्होंने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, तुम कभी ऐसी जगहों पर नहीं गए जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए था और न ही तुम गुपचुप कोई पैगाम भेज रहे थे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और लैन वांगजी समझ गए कि वह अब क्या कहने वाली हैं। हम तुम्हारे खत पढ़ते थे। वेनकिंग की उंगलियां घबराहट में उनके कपड़ों को सहलाने लगी। हमें पता चल जाता था कि तुम्हारे खत कब आने वाले हैं, इसलिए हम कपड़े धोने वाली महिलाओं को चुपके से तुम्हारे कमरे में भेजकर उन खतों की नकल, कॉपी की करवा लेते थे और फिर उन्हें पढ़ते थे। वह जैसे लैन वांगजी के जवाब का इंतजार कर रही थी, पर उन्होंने सिर्फ शालीनता से सिर हिला दिया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसमें कपड़े धोने वाली महिलाओं का हाथ था, पर अब यह बात समझ आ रही थी। अगर वह उन शव महिलाओं को अपने कमरे से निकलते देखते भी तो शक नहीं करते, क्योंकि वे अक्सर गंदे कपड़े और चादरें लेने आया करती थीं। शायद उन्हीं की वजह से खतों की तरतीब उलट पुलट हो जाती थी, क्योंकि वेनकिंग जैसी सलीकेदार औरत से इतनी बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती थी। वेनकिंग अपनी आस्तीन के धागे को उंगलियों से उलझाते हुए भरे गले से बोली, मुझे वह काम जरा भी पसंद नहीं था, कई वजहों से। लैन वांगजी ने दोबारा सरलता से सिर हिलाया। वह समझ सकते थे कि आज उन्हें अपने किए पर कितनी शर्मिंदगी हो रही होगी। किसी के निजी खतों को चोरी छिपे पढ़ना एक बेहद गलत बात थी, लेकिन उस वक्त उन्हें सचमुच लगा था कि लैन वांगजी उनके परिवार के लिए एक बड़ा खतरा है, इसलिए वह उन्हें इसके लिए कसूरवार नहीं मान सकते थे। अपने दिल में वह जानते थे कि अगर वह भी ऐसी ही किसी मजबूरी में होते जहां उनके अपने क्लाउड रेसेस और भाई की जान को खतरा होता, तो वह भी सब कुछ भूलकर अपनों को बचाने के लिए किसी के खत जब्त करने से पीछे नहीं हटते। अगर वह आज वेनकिंग को नसीहत देते तो यह उनका दोगलापन होता। वेनकिंग ने आस्तीन छोड़ दी और अपने हाथ घुटनों पर रख लिए। सच कहूं तो तुम्हारे वो खत बेहद उबाऊ, बोरिंग हुआ करते थे। तुम ज्यादातर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अपनी इबादत, मेडिटेशन के बारे में ही लिखते थे। उन्होंने अपना सिर पीछे टिकाकर छत की तरफ देखा और जवाब में तुम्हारे भाई अपनी पेंटिंग्स, खानदान के काम और मौसम का हाल लिखते थे। हमने बहुत कोशिश की कि शायद इसमें कोई खुफिया कोड छुपा हो, पर हम कुछ ढूंढ नहीं पाए। लैन वांगजी खामोश रहे। हकीकत तो यह थी कि मौसम की वो बातें वाकई एक कोड थीं, पर इस वक्त यह सब बताने का कोई फायदा नहीं था। उन्होंने वेनकिंग को आगे बोलने का इशारा किया। खैर, हफ्ते गुजरते गए। वेनकिंग ने हाथ के इशारे से कहा, तुमने कभी अपने शौहर के अतीत या उसकी ताकतों के बारे में कोई अजीब सवाल नहीं पूछा। तुम न तो उनका भरोसा जीतने का कोई नाटक कर रहे थे और न ही उनके खाने में कोई दवा या जहर मिला रहे थे, और रिझाने, सिडक्शन जैसी तो कोई बात दूर दूर तक नहीं थी। यह सुनकर लैन वांगजी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह खुद को रोक नहीं पाए। शायद किसी दिन वह इन बातों को बिना शर्माए सुन सकेंगे, पर वह दिन अभी नहीं आया था।
उन्हें यह सोचकर ही बेहद झेप महसूस हो रही थी कि वैन किंग ने कभी उनके शौहर को अकेले में ले जाकर फुसफुसाते हुए पूछा होगा कि क्या उनके बीच कोई करीबी रिश्ता बना भी है या नहीं। फिर जब डबल नाइन्थ फेस्टिवल आया, वैन किंग ने थके हुए लहजे में सिर हिलाया। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि तुम सचमुच उतने ही बेकसूर हो जितने दिखाई देते हो। उन्होंने घुटने पर उंगलियां थपथपाते हुए कहा। मैंने और पैट्रियार्क ने इस पर लंबी बात की। वह कोई बहुत अच्छी बातचीत नहीं थी। हमने एक दूसरे के सामने माना कि हमसे तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल हुई है। वei यिंग ने कहा कि उसे पूरा यकीन है कि तुम बिल्कुल साफ दिल के इंसान हो, और मैं उसकी बात काट नहीं सकी। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। इसीलिए जब हमें शाओ शिंगचेन का पैगाम मिला तो हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाए। उनकी आंखों में पुरानी यादों का धुंधलका छा गया। लैन वांगजी खामोशी से उनके संभलने का इंतजार करने लगे। तब तक हमें पूरा भरोसा हो चुका था कि तुम यहाँ किसी के लिए खतरा नहीं हो। वैन किंग ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें यहीं छोड़ना बेहतर है। अगर तुम किसी साजिश में शामिल नहीं हो तो हमारे पीछे से कोई मुसीबत आने पर तुम सबकी हिफाजत कर सकोगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर फिर हमें सोंग जीचेन की हालत का पता चला और तभी हमने तुम्हारा वो सिग्नल फ्लेयर देखा। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। लैन वांगजी नीची नजरों से अपने हाथों को देखने लगे। वei यिंग ने पहले ही कबूल किया था कि जब उन्होंने आसमान में वो रोशनी देखी थी तो एक पल के लिए उनके पुराने शक और डर दोबारा जाग उठे थे। लैन वांगजी के दिल में वैन किंग के लिए हल्की सी शिकायत जागी, पर उन्होंने फौरन उस जज्बात को दबा दिया। जब वह अपने हमसफर को इस बात के लिए माफ कर चुके थे तो वैन किंग से गिला रखना सरासर नाइंसाफी होती, और वैसे भी अपनों की फिक्र और मरीजों की तीमारदारी में दिन रात एक करने वाली इस थकी हुई औरत से नाराज होना मुमकिन नहीं था। वैन किंग के चेहरे पर खिंचाव आ गया और उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहा, उस मोड़ पर हम थोड़ा घबरा गए थे। अगर तुम इस बात के लिए हमसे नाराज न हो तो अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम गुस्सा रखोगे तो मैं तुम्हें गलत भी नहीं मानूंगी। लैन वांगजी ने धीरे से हामी भरी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इस मोड़ पर क्या कहें, इसलिए वह खामोश रहे। वैन किंग ने अपने कपड़ों को सहलाया और बड़े सलीके से अपनी आस्तीनें ठीक करने लगी। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए कहा, हम जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी मदद के लिए नहीं पहुंचे। हमारे जहन में फिर से वही पुराना शक आ गया था कि शायद हम शुरू में सही थे और तुम वाकई कोई जासूस या कातिल हो। मुझ में ऐसे कामों के लिए जरूरी चालाकी नहीं है। ये लफ्ज थोड़े ज्यादा ही सीधे और दो टूक थे, पर लैन वांगजी के मुंह से निकल गए। अब वह सिर्फ खामोशी से वैन किंग की तरफ देख सकते थे। आखिरकार उन्होंने सच ही तो कहा था और वह अपनी बात को बदल नहीं सकते थे। जासूसी या धोखेबाजी जैसी चीजें उनके मिजाज के बिल्कुल खिलाफ थीं। वैन किंग हल्की सी हंसी हंस पड़ी। उन्होंने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा, वह तो मैं देख ही रही हूँ। सच कहूँ तो तुम ऐसे कामों में बेहद अनाड़ी साबित होते। उनकी आवाज में एक अपनापन था और लैन वांगजी समझ गए कि वह इस कड़वे सच को हल्के फुल्के अंदाज में बांटना चाह रही थी। हालात को देखते हुए यह एक अजीब सा मजाक था, पर इस माहौल में शायद यही मुमकिन था। लैन वांगजी ने भी मुस्कुराकर हामी भरी और अपने कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ दिया। दोनों के बीच की कड़वाहट अब कम हो रही थी और वैन किंग के चेहरे का तनाव भी मिट चुका था। उन्होंने बात आगे बढ़ाई, हमें तुमसे बहुत पहले ही साफ साफ बात कर लेनी चाहिए थी। हम तुम पर उतना लंबा शक नहीं कर रहे थे जितना तुम सोच रहे हो। डबल नाइन्थ फेस्टिवल आते आते हमारे दिल बिल्कुल साफ हो चुके थे। लैन वांगजी ने एक गहरी सांस ली। इन लफ्जों ने जैसे उनके दिल को छू लिया। चलो, कम से कम कुछ तो सच था। उन्हें याद आया कि उसी त्योहार के आसपास वei यिंग उनके काफी करीब आने लगा था। वह उनके लिए छोटे छोटे तोहफे लाता, शाम का वक्त उनके साथ गुजारता। उसी ने उन्हें वो प्यारे खरगोश दिए थे और एक शांत बरामदे में उनका हाथ थामा था। अगर वह नजदीकी कोई नाटक नहीं थी तो लैन वांगजी को अब इस बात से कोई गिला नहीं था। अगर उनके हमसफर और वैन किंग ने अपने शक को भुलाकर उन पर भरोसा करने का फैसला कर लिया था तो वह बाकी सब कुछ भुलाने को तैयार थे। सोंग जिचेन पर हुए हमले के बाद उस घबराहट के पल में जो उनसे चूक हुई थी उसे माफ किया जा सकता था। वैन किंग की बातों ने उनके दिल के जख्मों पर मरहम का काम किया। लैन वांगजी को महसूस हुआ कि उनका दिल अब धीरे धीरे संभल रहा है, पर उसके बाद हालात थोड़े अजीब हो गए। वैन किंग ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता था तो हम तुम्हें पूरी बात कैसे समझाते। उनके कंधे एक बार फिर ढीले पड़ गए। उनके चेहरे पर गहरी थकान साफ दिख रही थी। लैन वांगजी सोचने लगे कि इस हमले के बाद से वह कितना सोई होंगी। वह बिल्कुल वैसी ही थकी हुई दिख रही थी जैसे जंग के दिनों में वो वैद्य दिखते थे जो रात दिन उन जख्मियों के इलाज में जुटे रहते थे जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती थी। वैन किंग ने धीरे से कहा, हमने इस पर बात तो की पर हमें कोई ऐसा रास्ता नहीं सूझा जिससे हम तुम्हें यह सब बता सकें। हम भला तुम
हमसे कैसे कहते कि हम तुम्हें यहाँ एक जासूस समझकर लाए थे, या यह कि तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारे शौहर के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। यह एक बेहद कड़वा सच था, इसलिए हमें लगा कि तुम्हें कुछ वक्त और इस सब से दूर रखना ही बेहतर होगा। लैन वांगजी ने उन्हें एक टोकने वाली नजर से देखा। वेन किंग ने गहरी सांस ली और कंधे उचका दिए। उन्होंने खुद को सही साबित करने की कोई और कोशिश नहीं की। वह हमारी गलती थी, मैं इसे मानती हूँ। उन्होंने अपना सिर उठाया। मैं शुरू में तुम पर शक करने के लिए माफी नहीं मांगूंगी और न ही इस शादी का फैसला करने के लिए। हमारे पास बहुत कम जानकारी थी और रास्ते बंद हो रहे थे। ऐसे में हम जो सबसे बेहतर कर सकते थे हमने किया। हमें बहुत संभल कर रहना था और किसी पर भरोसा नहीं करना था। उन्होंने चाय का एक और घूंट भरा। पर मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक अंधेरे में रखने के लिए माफी मांगती हूँ। अगर मेरी जगह कोई और ऐसा मेरे साथ करता तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम गलत थे। लैन वांगजी ने आदर के साथ धीरे से सिर झुकाया। आपकी माफी कबूल है। वह पल भर के लिए रुके। आगे के लिए मैं हमेशा सच जानना पसंद करूंगा, चाहे वह कितना ही कड़वा क्यों ना हो। वेन किंग ने संजीदगी से सिर हिलाया। ये बिल्कुल जायज बात है। अब हम तुमसे कुछ नहीं छुपाएंगे। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब जब भी कोई अगली मुसीबत आएगी तुम्हें सबसे पहले पता चलेगा। जब भी कोई अगली मुसीबत आएगी, उन्होंने यह नहीं कहा कि अगर आएगी। इस मायूस कर देने वाली बात को सुनकर लैन वांगजी के दिल में एक हल्की सी बेचैनी हुई, पर वह इस बात को झुठला नहीं सकते थे। जिन सेक्ट वाले एक नाकामी के बाद चुप नहीं बैठने वाले थे। वेन किंग और वेई यिंग के मुताबिक पिछले कुछ सालों में ऐसे कई हमले हो चुके थे। उन्होंने न जाने कितने जासूस और कातिल भेजे थे, और जब वो चालें नाकाम हो जाती तो वे उनके शौहर के किरदार पर कीचड़ उछालने के लिए अफवाहें फैला देते थे। अब उनके मंसूबे साफ हो चुके थे। उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि शुए यांग का हमला नाकाम रहा है और पैट्रियार्क अब उनकी साजिशों से वाकिफ है। ऐसे में जिन सेक्ट वाले पीछे नहीं हटेंगे वह बाकी दुनिया को अपने साथ मिलाने और ईलिंग पैट्रियार्क के खिलाफ नफरत को और बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। वेन किंग बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुश्किलें अभी और आएंगी, पर अगर लैन वांगजी को इन मुश्किलों का पता हो और उन्हें साथ मिलकर इन हालातों का सामना करने की इजाजत हो तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी। अगर वह दोनों साथ हैं तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता था। उन्होंने वेन किंग की तरफ देखकर हामी भरी। वह अपना झोला उठाने लगी, जिससे साफ था कि वह अब इस बातचीत को यहीं रोकना चाहती हैं। पर उनके जाने से पहले लैन वांगजी को एक आखिरी बात कहनी थी। इस शादी के लिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वेन किंग ने चौंक कर ऊपर देखा। उनके चेहरे पर हैरानी साफ थी, पर लैन वांगजी बिना पलक झपकाए उन्हें देखते रहे। उन्हें इस शादी से कोई शिकायत नहीं थी, ना वेन किंग से और ना ही अपने हमसफर से। बेशक सियासी हालात बहुत खराब थे और वह फेरे लेने से पहले सब कुछ सच सच जानना पसंद करते, पर इन सब के बावजूद उन्हें वेई यिंग से शादी करने का कोई अफसोस नहीं था। वेन किंग कुछ देर खामोशी से उन्हें देखती रही। उन्होंने धीरे से कहा, वेई यिंग ने मुझे बताया था कि उसने इस शादी को खत्म करने अनल की पेशकश की थी। उसने कहा था कि वह तुम्हें वापस तुम्हारे घर भेज देगा, पर तुमने मना कर दिया। हाँ, उसने कहा था। लैन वांगजी थोड़ा रुके, और मैंने मना किया था। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। आगे की बात उनकी और वेई यिंग की निजी जिंदगी का हिस्सा थी, इसलिए वह खामोश रहे। वेन किंग ने उनके चेहरे के भावों को पढ़ते हुए कहा, पूरी ईमानदारी से बताऊं तो जब वेई यिंग ने तुम्हें वापस भेजने की बात की थी तो मैंने उसे बहुत डांटा था। उन्होंने तेजी से अपना सिर हिलाया। तुम्हें वापस भेजना कोई अक्लमंदी नहीं होती। तुम अब बहुत कुछ जान चुके हो और तुम्हारा अपनी सेक्ट में वापस जाना अब महफूज नहीं है। वह कुछ पल के लिए रुकी और उनकी आंखें थोड़ी संभल गईं। मैं साफ कर दूं, मैं यहाँ सिर्फ अपनी हिफाजत की बात नहीं कर रही हूँ। यह खुद तुम्हारे लिए भी खतरनाक है। बाकी सेक्ट्स तुम्हें फौरन एक बैठक में बुलाएंगी और ये उगलवाने की कोशिश करेंगी कि इस शादी के दौरान तुमने ईलिंग पैट्रियार्क के बारे में क्या क्या खुफिया जानकारियां जुटाई हैं। वह थोड़ा रुकी और बहुत संजीदगी से बोली, मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वे तुम्हें आराम से बिठाकर चाय पिलाते हुए ये बातें पूछेंगे, और अगर तुम जवाब देने से मना कर दोगे तो वह चुपचाप मुस्कुराकर वहाँ से चले भी नहीं जाएंगे। लैन वांगजी ने कुछ पल के लिए इस बात की गंभीरता को समझा। उन्होंने धीरे से कहा, शायद आप ठीक कह रही हैं। उनके हाथ बिस्तर की चादर पर कस गए। वह इस तरह के हालात के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे। बेशक उनके भाई लैन शिसेन इस बात का पुरजोर विरोध करते। वह बाकी लीडर्स को कभी इस बात की इजाजत नहीं देते कि वे लैन वांगजी से उनकी निजी जिंदगी और शादी के बारे में पूछताछ करें। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की होती तो पूरा लैन खानदान गुस्से से खड़ा हो जाता, पर उनके विरोध करने से क्या बदल जाता। जो लोग इतने गिरे हुए थे कि बरियल माउंट्स में कातिल भेज सकते थे, वे भला और क्या नहीं कर सकते थे। वे लैन वांगजी पर भी नजर रखने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते। अगर वह खुलकर बात करने या उनके मंसूबों में साथ देने से मना कर देते तो वे चुप नहीं बैठते। वे जहर, काले जादू या सच उगलवाने वाले मंत्रों, ट्रुथ स्पेल्स
का सहारा ले सकते थे। कम से कम वे क्लाउड रिसेस में अपने जासूस बिठा देते या वहां के शिष्यों को लालच देकर जानकारियां चुराने की कोशिश करते। लैन वांगजी को एहसास हुआ कि वैन किंग की बात 100% सच थी। क्लाउड रिसेस लौटकर भी वह सुरक्षित नहीं रहते। वहां न तो उनकी खामोशी का सम्मान किया जाता और न ही उनके इनकार का। खैर, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका अपने खानदान में लौटने या जिन सेक्ट के इशारों पर चलने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। उन्होंने वैन किंग की तरफ देखा और वैन किंग भी उन्हें एक गहरे भाव से देखने लगी। क्या इसी वजह से तुमने इस शादी को खत्म करने से मना कर दिया? उन्होंने अपने मेडिकल बैग पर उंगली थपथपाते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन सेक्ट्स के मुकाबले इस बदनाम ईलिंग पैट्रियार्क के पास ज्यादा सुरक्षित हो? वह जवाब पहले से जानती थीं। उनकी आवाज से यह साफ था। फिर भी लैन वांगजी ने ना में सिर हिलाया। वह असलियत जानती थी। लैन वांगजी के यहाँ रुकने की कोई बहुत सारी वजहें नहीं थीं। वह न तो उन सेक्ट से डरते थे और न ही उन्हें किसी सियासी नफे नुकसान की परवाह थी। वह किसी डर की वजह से यहाँ नहीं रुक रहे थे और न ही उन्हें दुश्मनों से बचने के लिए किसी के सहारे की जरूरत थी। वह बस अपने शौहर का साथ निभाकर शादी के वचनों को पूरा करना चाहते थे। पर यह सिर्फ एक फर्ज का मामला भी नहीं था। वैन किंग ने उन्हें पिछले कई महीनों से साथ देखा था। अब तक वह समझ चुकी थीं कि लैन वांगजी के दिल में वे यिंग के लिए कितनी गहरी जगह बन चुकी है। वह इन जज्बात को जबान से कह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने खामोशी से अपने हाथ गोद में रख लिए। वैन किंग काफी देर चुप रहीं, फिर एक गहरी सांस छोड़कर खड़ी हो गईं। खैर, मैं यह झूठ नहीं बोलूंगी कि तुम्हारे रुकने से मुझे खुशी नहीं हुई। उन्होंने झोले को अपने कंधे पर टांगा। हमें यहाँ एक अच्छे और समझदार कल्टीवेटर की जरूरत भी है। वह कुर्सी के पास थोड़ी देर रुकी। और वैसे भी अगर तुम इस वक्त चले जाते तो वह पूरी जिंदगी बस उदास बैठा रहता, मोपे करता रहता। उन्होंने बेहद धीमी आवाज में लैन वांगजी की तरफ एक खास अंदाज से देखते हुए कहा, और फिर उसकी उस चिड़चिड़ाहट को झेलने की आफत मेरे सिर ही आती। लैन वांगजी कुछ नहीं बोले, पर उनके दिल में एक बेहद प्यारी और सुकून देने वाली हलचल हुई। उन्हें यह सोचकर अच्छा लग रहा था कि उनके जाने से उनके हमसफर को दुख होता। शायद यह थोड़ा स्वार्थी ख्याल था, पर वह वाकई चाहते थे कि उनके जाने पर वे यिंग उन्हें शिद्दत से याद करे। वैन किंग ने उन्हें देखा और फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया। अगर तुम यहां रुक ही रहे हो तो मैं उसे अब तुम्हारे हवाले करती हूं। उन्होंने सोंग जिचेन के कमरे की तरफ इशारा किया, जहां वे यिंग इस वक्त अपने दोस्तों से बात कर रहा होगा। अब से वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे वक्त पर खिलाना और सुखाना अब पूरी तरह से तुम्हारा सिरदर्द है। लैन वांगजी के जख्म अब भी दर्द कर रहे थे। सिर में भारीपन था और इस छोटी सी बातचीत के बाद भी वह बुरी तरह थक चुके थे। पर इस थकावट के आगे उस खुशी की कोई कीमत नहीं थी जो उन्हें यह जानकर मिल रही थी कि उनका हमसफर अब उनकी जिम्मेदारी है। यह बात उनके दिल को बहुत तसल्ली दे रही थी, शायद उतनी जिसका अंदाजा वैन किंग को भी नहीं था। उन्होंने फौरन हामी भरी, मुझे मंजूर है। वैन किंग ने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए उनके लिए अगली दवा तैयार करना शुरू किया। लैन वांगजी ने उस प्याले की तरफ थोड़ी मायूसी से देखा, क्योंकि वह जानते थे कि इसे पीते ही वह अगली पूरी दोपहर गहरी नींद में सोए रहेंगे। तो फिर आइंदा उस पर रौब जमाने में कोई झिझक मत दिखाना। वैन किंग ने दवा के पाउडर को हिलाया और उसमें गर्म पानी मिलाया। जब वह बहुत देर तक काम करे तो जाकर उसे टोकना। उससे कहना कि वह उन अजीबोगरीब मंत्रों टैलिस्मैन के साथ खिलवाड़ करना बंद करे जो अक्सर उसी के मुंह पर फट जाते हैं। उसके शौहर होने के नाते अपना पूरा हक जताओ। उन्होंने अपनी भौहें चढ़ाते हुए दवा का प्याला उनकी तरफ बढ़ा दिया। दवा पीते हुए लैन वांगजी उनकी इस सलाह के बारे में सोचने लगे। अपने हमसफर पर ऐसा हक जताना सचमुच बहुत खूबसूरत एहसास होने वाला था। कम से कम उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखने और इस बराबरी के रिश्ते का ख्याल ही बहुत प्यारा लगा। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट को छुपाया और बिना किसी शिकायत के पूरी दवा पी गए। वैन किंग ने बची हुई चीजें समेटी
और प्यालों को साफ किया। लैन वांगजी तकिए के सहारे लेटे हुए उन्हें काम करते देख रहे थे। दवा अपना असर दिखाने लगी थी और उन पर गहरी सुस्ती छाने लगी थी। पर जाते जाते उन्होंने वैन किंग की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, जिसे देखकर वह सोचने लगे कि अब आगे क्या होने वाला है। कमरे से बाहर निकलने से पहले वैन किंग ने अपनी आस्तीन की एक खुफिया जेब में हाथ डाला और वहां से एक्यूपंक्चर की सुइयों, एक्यूपंक्चर नीडल्स का एक पैकेट बाहर निकाला। वैन किंग ने सुई को लैन वांगजी के सामने घुमाकर दिखाया। सर्दियों की हल्की धूप में वह नुकीली सुई बड़ी चमकदार और तेज दिख रही थी। अगर यह कभी बहुत ज्यादा जिद करे, उन्होंने कहा, तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करना सिखा दूंगी। उन्होंने एक गहरे अपनेपन से सिर हिलाया। वैसे तो यह बहुत जल्दी इन सुइयों के असर से बाहर निकलना सीख रहा है, पर तुम इसे कुछ देर के लिए एक जगह शांत जरूर बिठा सकोगे, ताकि यह तुम्हारी बात ध्यान से सुन सके। लैन वांगजी ने अपनी पलकें झपकाईं। वैन किंग की आवाज में वेई यिंग के लिए प्यार और फिक्र साफ झलक रही थी, भले ही उनकी बातें उसे पूरी तरह बेबस, पैरालाइज करने जैसी सख्त क्यों ना हो। वह सोचने लगे कि क्या वह कभी वेई यिंग और वैन किंग के इस अनोखे रिश्ते को पूरी तरह समझ पाएंगे, जिसने उन्हें इतना पक्का दोस्त बना दिया था। खैर, संतोष की बात यह थी कि वैन किंग ने अब उन्हें भी अपनों की इस छोटी सी दुनिया में शामिल कर लिया था। लैन वांगजी ने आदर से सिर झुकाते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपके इस भरोसे के लिए शुक्रिया। मैं खुद उन्हें अपना ख्याल रखने की याद दिलाता रहूंगा। वह सचमुच ऐसा ही करने वाले थे। वैन किंग को उन्हें अपने शौहर की देखभाल करने के लिए कहने या इसकी इजाजत देने की कोई जरूरत नहीं थी। लैन वांगजी ने तय कर लिया था कि वह वेई यिंग का वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे वेई यिंग ने उनका रखा था। वैन किंग ने एक गहरी सांस ली। तुम सोच भी नहीं सकते कि यह इस मामले में कितना लापरवाह है। उन्होंने अपने झोले को संभाला और दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अंदाजा है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम हमारे साथ ही फंस चुके हो। उनके जाने के अंदाज में एक अजीब सी खुशी थी। लैन वांगजी कुछ पल के लिए उन्हें जाते हुए देखते रहे, पर उन्हें इस बारे में ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि दवा के असर से वह दोबारा गहरी नींद में चले गए और कई घंटों तक सोते रहे। जब वह दोबारा होश में आए तो कमरा बिल्कुल शांत था और बाहर अंधेरा हो चुका था। रात हो गई थी, लेकिन उनके बिस्तर के पास अंगीठी में आग बड़ी खूबसूरती से सुलग रही थी। वेई यिंग उसी आग के पास झुका हुआ कागजों के कुछ टुकड़ों पर तेजी से कुछ लिख रहा था। देखने से वे कोई जादुई मंत्र, टेलिस्मैन्स लग रहे थे। लैन वांगजी कुछ देर खामोशी से उसे देखते रहे। आग की रोशनी में वेई यिंग का वह गंभीर चेहरा बेहद प्यारा लग रहा था, पर वह ज्यादा देर उसे छुपकर नहीं देख पाए, क्योंकि वेई यिंग की नजर उन पर पड़ गई। वह फौरन उठकर बिस्तर के पास आया, उन्हें सहारे से बिठाया और सूप, कॉन्जी पिलाने लगा। सूप के कटोरे को देखकर वेई यिंग ने थोड़ा मुंह बनाया। वैन किंग ने कहा है कि तुम्हें अभी कोई भी मसालेदार चीज देने की इजाजत नहीं है। उसने चम्मच से सूप को हिलाते हुए एक ठंडी सांस ली। जरा इसे देखो, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। यह तो किसी सजा जैसा लग रहा है, जबकि तुम्हें तो कुछ बहुत अच्छा मिलना चाहिए था। यह खाना बिल्कुल ठीक है। लैन वांगजी का ध्यान खाने पर बिल्कुल नहीं था। सूप कैसा भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके लिए इस वक्त अपने हमसफर का पास होना ही सबसे बड़ी बात थी। वेई यिंग उनकी चाय का प्याला बार बार भर रहा था और साथ ही बच्चों की बातें भी बता रहा था कि वे लैन वांगजी से मिलने के लिए कितने बेताब हैं। उसने हंसते हुए कहा कि वैन परिवार के आधे लोग तो कमरे के बाहर ही चक्कर काट रहे हैं ताकि तुम्हारी कोई खबर मिल सके। अगर वैन किंग ने जल्द ही उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी तो शायद वे सब जबरदस्ती कमरे के अंदर घुस आएंगे। वेई यिंग ने बहुत नरमी से कहा, वे सचमुच तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हैं। यह बात लैन वांगजी के दिल को छू गई और वह अपनी मुस्कुराहट छुपा नहीं पाए। वेई यिंग ने एक गर्म कपड़े से उनके हाथ और चेहरा साफ किए।
उनके तकिए को ठीक किया और अंगीठी की आग को थोड़ा और बढ़ा दिया। यह सब करने के बाद वह बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया और अपने घुटनों पर कोहनियां टिकाकर थोड़ा आगे झुका। वेनकिंग मुझे कब से टोक रही थी, वह धीरे से बुदबुदाया। वह चाहती थी कि मैं तुमसे उस हमले के बारे में पूछूं। वह जानना चाहती है कि शुए यांग ने खत्म होने से पहले कोई काम की बात बताई थी या नहीं। वेई यिंग ने अपनी उंगली गले पर फेरते हुए इशारा किया। लैन वांगजी ने हामी भरी। उन्हें इस सवाल की उम्मीद थी। जब भी वह कुछ देर के लिए जागते तो अपने दिमाग पर जोर देकर हर छोटे सुराग को याद करने की कोशिश करते थे, पर बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। शुए यांग तो बस एक मोहरा था जिसे जिन सेक्ट ने पैसों के दम पर इस्तेमाल किया था। वह इस साजिश का असली दिमाग नहीं था। अगर उन्हें उससे पूछताछ करने का पूरा मौका भी मिलता तो भी उससे कोई बहुत बड़ी जानकारी मिलने की उम्मीद कम ही थी। लैन वांगजी ने पुरानी बातों को याद करते हुए कहा, शुए यांग ने माना था कि उसे इस हमले के लिए पैसे दिए गए थे। मैंने अंदाजा लगाया कि इसके पीछे जिन खानदान का हाथ है और उसने इस बात की पुष्टि की। उसने किसी छोटे चूहे का जिक्र किया था। मुझे लगता है कि जिन सेक्ट के अंदर का ही कोई शख्स है जिसने उसे काम पर रखा था। वेइंग के माथे पर बल पड़ गए। मुझे नहीं लगता कि कोई जिन गुआंगशान को छोटा चूहा कहेगा। उसने अपनी ठोड़ी को खुजलाते हुए कहा, बड़ा चूहा जरूर कह सकते हैं। क्या तुम्हें अंदाजा है कि वह किसके बारे में बात कर रहा था? लैन वांगजी चाहकर भी खुलकर ना नहीं कह पा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन तो नहीं था कि शुए यांग का इशारा किसकी तरफ था, पर उनके दिल में एक शक जरूर था। इस बात को जबान पर लाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने होंठ भींचे और खुद को बोलने के लिए संभाला। एक शख्स है, मेंग याओ। क्या तुमने उसका नाम सुना है? वेइंग ने अपना चेहरा थोड़ा सिकोड़ा। धुंधला सा याद है, वही ना जो नाजायज बेटा है? लैन वांगजी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वह हाल ही में अपने पिता के सेक्ट में शामिल हुआ है। वह पल भर के लिए रुके, फिर गंभीर होकर बोले, मुझे वह शख्स भरोसेमंद नहीं लगता। यह कोई बहुत बड़ी तोहमत एक्यूजेशन नहीं थी, पर अपने भाई के करीब रहने वाले किसी शख्स के बारे में इतना कहना भी लैन वांगजी के लिए बहुत भारी था। उनकी और उनके भाई की सोच हमेशा एक जैसी रही थी। लैन शिसेन लोगों को माफ करने और उनमें अच्छाई देखने पर ज्यादा यकीन रखते थे, और लैन वांगजी ने कभी अपने भाई के इस फैसले को गलत नहीं माना था। कभी कभी उन्हें लगता था कि उनके भाई कुछ लोगों के मामले में जरूरत से ज्यादा दरियादिल हो जाते हैं, पर फिर भी उन्होंने कभी अपने भाई के अंदाजे पर शक नहीं किया था। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा था कि उनके भाई का भरोसा गलत इंसान पर है। उन्हें डर था कि कहीं मेंग याओ सचमुच वैसा ही कोई शातिर इंसान न निकल जाए। अपने भाई के एक गलत इंसान पर भरोसा करने का ख्याल ही उनके चेहरे पर बेचैनी ले आया। लैन वांगजी के चेहरे पर परेशानी देखकर वेई यिंग ने जल्दी जल्दी हाथ हिलाए और उन्हें एक और प्याला चाय थमा दी। वह बहुत ही नर्म और दिलासा देने वाले लहजे में बोला, ठीक है, हम इस बारे में बाद में सोचेंगे। तुम अभी इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो। लैन वांगजी ने चाय को अनदेखा करते हुए अपने शौहर की तरफ देखा और माथे पर बल लाते हुए बोले, हमें कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा। वे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते थे। जैसा कि वेनकिंग ने भी इशारा किया था, जिन सेक्ट वाले चुप नहीं बैठेंगे और कोई ना कोई नया हमला जरूर करेंगे, चाहे वो कत्ल की साजिश हो या फिर बदनाम करने के लिए फैलाई गई अफवाहें। अगर वेई यिंग ने कोई जवाबी तैयारी नहीं की तो वे अगली मुसीबत के सामने बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। मैं जानता हूं, वेई यिंग ने लैन वांगजी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए यकीन दिलाया। मैं वादा करता हूं कि हम कदम उठाएंगे, पर अभी नहीं। लैन वांगजी अपनी हैरानी छुपा नहीं पाए। शुए यांग के उस खौफनाक हमले के बाद उन्हें उम्मीद थी कि वेई यिंग इस मामले में थोड़ी फुर्ती दिखाएगा। आखिर सिर्फ उनकी जान खतरे में नहीं थी, सोंग चिचेन, शाओशिंग चेन और मासूम बच्चों की जिंदगी भी दांव पर लगी थी।
लैन वांगजी को इस तरह अचरज से देखते पाकर वेई यिंग ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए पछतावे के साथ कहा, दरअसल जब तुम सो रहे थे तब हम सब इस बात पर बहुत लड़ चुके हैं। मेरे वैनकिंग और शाओशिंगचेन के बीच इस बात को लेकर बड़ी बहस हुई थी। मुझे कोई टावर जाकर उन पर सीधे हमला करने से रोकने के लिए उन लोगों को मुझे जबरदस्ती जमीन पर पकड़कर बिठाना पड़ा था। मेरा यकीन करो, मैं खुद फौरन वहां जाकर सब खत्म कर देना चाहता था। वेई यिंग ने कंबल को लैन वांगजी के घुटनों पर अच्छे से ओढ़ाते हुए कहा। पर उन सबका कहना था कि गुस्से में जिन गुआंगशान के सामने चले जाना एक बेवकूफी होगी। क्या पता वह खुद यही चाहता हो कि मैं कोई ऐसी गलती करूं ताकि वह मुझे अपने जाल में फंसा सके। लैन वांगजी ने इस बात पर गौर किया। यह एक बहुत ही समझदारी भरा तर्क था। जिन सेक्ट वाले बहुत गहरी चाल चल रहे थे। मुमकिन था कि वे वेई यिंग को बरियल माउंट से बाहर खींचने के लिए किसी ही ये सब साजिशें रच रहे हों ताकि सबके सामने उसे कसूरवार ठहराया जा सके। अगर वह इस वक्त वहां जाकर जिन गुआंगशान पर कातिल भेजने का इल्जाम लगाता तो भला कौन उसकी बात पर यकीन करता। वहां शुए यांग की लाश तो थी, पर उससे कुछ साबित नहीं होता। जिन गुआंगशान आसानी से कह देता कि उनका कैदी वहां से भाग निकला था और यह उसकी अपनी करतूत थी। लापरवाही के लिए उसकी थोड़ी बदनामी जरूर होती, पर कोई यह साबित नहीं कर पाता कि वह इस साजिश में शामिल था। लैन वांगजी खुद अपनी गवाही दे सकते थे और शाओशिंगचेन ऑफ सोंग जिचेन भी उनका साथ देते, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था कि बाकी सेक्ट लीडर्स के सामने उनकी बातें कमजोर पड़ जाएंगी। कोई न कोई यह बात उठा देता कि लैन वांगजी से यह सब जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है। वैसे भी शुए यांग ने बातों बातों में इशारा किया था कि पूरी दुनिया यही मानती है कि लैन वांगजी को यहां एक गुलाम की तरह बंदी बनाकर रखा गया है। लोगों के लिए इस झूठ पर यकीन करना बहुत आसान होता। वेई यिंग ने एक और ठंडी सांस ली। हमें और खुफिया जानकारियों, इंफॉर्मेशन की जरूरत है। उसने अपने घुटने पर मुक्का मारते हुए कहा, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि हम इस कल्टीवेशन की दुनिया से बिल्कुल कट चुके हैं, जिसकी वजह से हमें बाकी सेक्ट्स के मंसूबों का पता नहीं चल पाता। मुझे इस कमजोरी को दूर करना होगा। लैन वांगजी उसकी बात का मतलब समझ गए। उन्होंने संभल कर पूछा, क्या तुम भी वहां अपने जासूस भेजने की सोच रहे हो? वेई यिंग अपनी कुर्सी पर थोड़ा ढीला होकर बैठ गया। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे पास कुछ तरीके हैं जिससे मैं कोई टावर के अंदर किसी को भेजकर वहां की खबरों का पता लगा सकूं। आखिर जैसे को तैसा जवाब देना ही पड़ेगा। लैन वांगजी के माथे की लकीरें और गहरी हो गईं। उन्हें जिन गुआंगशान के स्तर पर गिरकर यह सब करना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर कोई और रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिन सेक्ट ने सारे पासे बहुत सोच समझकर फेंके थे, उन्होंने पहले ही वेई यिंग और उनके साथ साथ लैन वांगजी की साख क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह खराब कर दिया था। भले ही बाकी सेक्ट लीडर्स जिन गुआंगशान को पसंद न करते हों, पर वह उनके लिए जाना पहचाना था। अगर उन्हें जिन गुआंगशान और ईलिंग पैट्रियार्क में से किसी एक को चुनना पड़ता, तो लैन वांगजी अच्छे से जानते थे कि वे किसका साथ देते। इसलिए वेई यिंग बिल्कुल ठीक कह रहा था। उन्हें अंदर की खबरों की जरूरत थी। अगर वे जिन सेक्ट की साजिशों को नाकाम करना चाहते थे, तो पहले उन्हें उन चालों को जानना होगा। बिना सोचे विचारे आगे बढ़ना खुद को बड़ी मुसीबत में डालना होता। वेई यिंग के चेहरे पर एक गुस्सा उभर आया और उसकी आंखें ठंडी और दूर कहीं खो गईं। उसने बेहद शांत पर सख्त आवाज में कहा, जिन सेक्ट, मैं उन्हें इस हरकत के लिए इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा, पर मैं इसमें बेकसूर लोगों को नहीं घसीटना चाहता। मैं अगली बैठक में जाकर सीधे सब पर हमला नहीं करना चाहता, कम से कम लोगों पर तो बिल्कुल नहीं जो बेगुनाह हैं। लैन वांगजी ने हामी भरी। वह जानते थे कि अगर सीधे मुकाबले की बात आई तो उनका हमसफर बहुत ताकतवर है
और वह जिन गुआंगशान को आसानी से खत्म कर सकता है, पर उससे कुछ हासिल नहीं होता। बाकी सेक्ट्स के दिलों में नफरत और डर और ज्यादा बढ़ जाता। सबसे बड़ी बात, इस लड़ाई के बीच में कई मासूमों की जान जा सकती थी, जो लैन वांगजी को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। उन्हें यह देखकर बेहद तसल्ली हुई कि उनका शौहर भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था। इसीलिए मुझे पहले यह पता लगाना होगा कि इस पूरी साजिश में असल में कौन कौन शामिल है। वेई यिंग का चेहरा अब थोड़ा साफ हुआ और उसने खुद से ही हामी भरते हुए कहा, मुझे जानना है कि कौन सचमुच कत्ल के मंसूबे बना रहा है और कौन सिर्फ गलत अफवाहों को सुनकर हमारे खिलाफ हो रहा है। लैन वांगजी अंगीठी में जलती हुई आग की लपटों को देखने लगे। सर्दियों के इस मौसम में इतनी दूर रहते हुए ऐसी खुफिया जानकारियां जुटाना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। वह सोच भी नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे मुमकिन होगा। तभी वेई यिंग ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और उनकी कलाई को हौसले से भींचते हुए कहा, पर मैं नहीं चाहता कि तुम अभी इन सब बातों की फिक्र करो। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सेहत को ठीक करने पर होना चाहिए। लैन वांगजी ने जिद भरे लहजे में कहा, पर मैं हर हालात से वाकिफ रहना चाहता हूं। लैन वांगजी जानते थे कि इस वक्त उनका ठीक होना सबसे पहली जरूरत थी। जब तक उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, वह किसी के काम नहीं आ सकते थे। उन्हें जल्दी ठीक होने के लिए अपना पूरा ध्यान शांत होकर ध्यान, मेडिटेशन लगाने पर देना चाहिए था। लेकिन दिल में इतनी बड़ी उलझन और अनजान डर लिए वह चाहकर भी ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। वेई यिंग उनकी यह बेचैनी समझ गया। उसने अपना सिर झुकाया और एक बार फिर उनके हाथ को नरमी से दबाया। बिल्कुल ठीक, मैं तुम्हें हर बात की खबर देता रहूंगा, यह मेरा वादा है। उसने एक ठंडी सांस लेते हुए खुद को पीछे टिकाया। वेन किंग और श्याओ शिंगचेन ने मुझे समझाकर शांत किया है, इसलिए हम फौरन कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। अभी हम कुछ समय के लिए सही वक्त का इंतजार करेंगे और अपनी ताकत जुटाएंगे। जब तुम और सोंग लैन पूरी तरह ठीक हो जाओगे, तब मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। उसने लैन वांगजी की तरफ बहुत ही संजीदा और नर्म नजरों से देखा। यह सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारा भी मामला है। उसने बहुत ही लाड से कहा, आगे की हर बातचीत में तुम हमारे साथ रहोगे, मैं कसम खाता हूं। यह सुनकर लैन वांगजी ने खुद को तकियों के सहारे एक बार फिर ढीला छोड़ दिया। उनके सांस लेने की रफ्तार अब आसान हो गई थी और बदन का सारा तनाव मिट चुका था। उन्होंने धीमे से कहा, शुक्रिया। वेई यिंग के होठों पर एक उदास सी मुस्कुराहट आई। अरे, मैं तुम्हारे लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं। उसने एक आह भरी और अपनी आंखें मली। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से शिशु श्याओ शिंगचेन मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। लैन वांगजी ने हैरानी से अपना सिर थोड़ा झुकाया। वेई यिंग ने अपने हाथ गोद में रख लिए और एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, उन्हें इस सब के पीछे की कोई बात नहीं मालूम थी कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। वेई यिंग ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। वह बहुत ही भावुक, रोमांटिक इंसान है। उन्हें सचमुच लगा कि हमारे बीच पहली नजर का प्यार हुआ था। हाँ, सोंग लैन को मेरी इस शादी पर थोड़ा शक जरूर था, पर उसे लगा कि मैं जंग के बाद अपनी ताकत और रुतबा बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अपने अजीज दोस्तों से यह सब छुपाने का मलाल वेई यिंग के चेहरे पर साफ दिख रहा था। लैन वांगजी को उसके लिए हमदर्दी महसूस हुई, लेकिन उसके फौरन बाद दिल को एक बहुत बड़ी तसल्ली भी मिली। अब तक वह यही सोच रहे थे कि इस शादी की साजिश में शायद श्याओ शिंगचेन और सोंग लैन भी शामिल थे, क्योंकि वे वेई यिंग के सबसे पुराने दोस्त थे और श्याओ शिंगचेन तो परिवार की तरह था। लैन वांगजी को इस बात का अफसोस होना चाहिए था कि वेई यिंग ने उनसे भी झूठ बोला, पर इसके उलट उनके दिल का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया था। वह सोच रहे थे कि क्या वे दोनों भी उन्हें शक और नफरत की नजरों से देखते थे,
पर अब यह जानकर कि उनका अच्छा बर्ताव बिल्कुल सच्चा था और वे इस शादी को प्यार का नाम दे रहे थे, लैन वांगजी के लिए इस कड़वे सच को झेलना बहुत आसान हो गया था। वे मेरे इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं। वेई यिंग ने हाथ बढ़ाकर पास रखी मेज की चीजों को बिना किसी वजह के इधर उधर खिसकाना शुरू कर दिया। लैन वांगजी उसे काम करते देखते रहे। उन्हें पहले से मालूम था कि उनके हमसफर को आसपास की चीजों से छेड़छाड़ करने की आदत है, चाहे वे उसकी अपनी न भी हों। पर लैन वांगजी को इससे कोई चिढ़ नहीं थी। उनके हमसफर के हाथ बहुत खूबसूरत और उंगलियां लंबी थीं। उसके हाथों में चाय के प्याले या ब्रश को घूमते देखना उनके दिल को अच्छा लगता था। वेई यिंग ने अपनी बात जारी रखी। उन्हें इस बात का बुरा लगा कि मैंने बाद में भी उनसे यह हकीकत छुपाई, पर वे पूरी दुनिया में घूम रहे थे, इसलिए उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। और जब वे वापस आए, उसे थोड़ा अजीब सा मुंह बनाया। हमें लगा कि यह बात जितने कम लोग जाने उतना ही अच्छा है। उस वक्त तक मैं और वैन किंग खुद समझने लगे थे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, इसलिए हमें सच बताने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लैन वांगजी ने धीरे से सिर हिलाया। उन्हें पूरा यकीन था कि वे दोनों वेई यिंग को माफ कर देंगे। वह यही बात कहने वाले थे, पर वेई यिंग ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। अपनों को खबर देने की बात से याद आया। उसने चाय का प्याला एक तरफ रखा और गंभीर होकर थोड़ा आगे झुका। मैंने इस हमले के बाद तुम्हारे परिवार को कोई खत नहीं लिखा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या बताऊं, या कुछ बताना चाहिए भी या नहीं। वेई यिंग थोड़ा हिचकिचाया। उसकी उंगलियां बेचैनी से आपस में उलझ रही थीं। तुम क्या चाहते हो? हम क्या करें? वह आजकल अक्सर यह सवाल पूछता था। तुम क्या चाहते हो? लैन वांगजी को होश आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, पर वह वेई यिंग के मुंह से यह सवाल दर्जनों बार सुन चुके थे। वह पूछता था कि उन्हें कौन सी चाय चाहिए, कपड़े बदलने में उसकी मदद चाहिए, या वह वैन किंग को बुलाए। वह उनकी हर छोटी पसंद, खाना, नहाना या कमरे की खुशबू का पूरा ख्याल रख रहा था। ऐसा लगता था जैसे वेई यिंग अपने पुराने शक और गलतियों का पछतावा करने के लिए लैन वांगजी की हर छोटी बड़ी इच्छा को सिर आंखों पर रख रहा हो। लैन वांगजी के दिल को यह बात छू जाती थी, पर इस वक्त यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना उनके लिए आसान नहीं था। वह कुछ पल के लिए खामोश हो गए। एक असहज खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मैं इस बारे में सोच रहा था। मैंने फैसला किया है कि मैं इस हमले के बारे में अपने परिवार से कोई बात नहीं करना चाहता। वेई यिंग की भौहें हैरानी से तन गईं। क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? लैन वांगजी ने हामी में सिर हिलाया। उनका दिल भारी था, पर वह अपने इस फैसले पर पक्के थे। मेंग्याओ एक ऐसा शख्स है जिस पर मेरे भाई बहुत भरोसा करते हैं। लैन वांगजी ने अपने हाथ बांध लिए और अपनी हथेलियों पर नाखून चुभाने लगे। अगर मैं भाई को खत लिखकर अपने इन जख्मों के बारे में बताऊंगा, तो मैं नहीं जानता कि भाई यह बात मेंग्याओ से कैसे कहेंगे, और बदले में वह भाई से क्या कहेगा। वह अपने भाई से कुछ नहीं छुपाना चाहते थे। उनका दिल कर रहा था कि वह इसी वक्त अपने भाई को खत लिखें और उनसे फौरन बरियल माउंट्स आने को कहें। वह यह सारी उलझन अपने भाई के कदमों में डालकर उनसे इस मुसीबत का हल ढूंढने की जिद करना चाहते थे। पर लैन वांगजी जानते थे कि वह ऐसा नहीं कर सकते। अगर वह लैन शिसेन को बुलाएंगे तो वह सब कुछ छोड़कर फौरन दौड़े चले आएंगे। वह अपने छोटे भाई की यह हालत देखकर बुरी तरह टूट जाएंगे और इस मुश्किल को सुलझाने के लिए अपनी जान लगा देंगे। पर वह वेई यिंग पर भरोसा नहीं करते थे। उन्हें यह सुनकर बहुत धक्का लगता और शक होता कि लैन वांगजी उनके हमसफर की देखरेख में रहकर भी इतने गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन सेक्ट के खिलाफ किसी भी इल्जाम को वह बहुत गहरे शक की नजर से देखते। बुरे से बुरे हालात में लैन शिसेन को लगता कि वेई यिंग सिर्फ अपनी गलती छुपाने या लैन वांगजी को लगी चोटों से अपना पल्ला झाड़ने के लिए
जिन खानदान पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। और अगर वह बहुत अच्छे दिल से सोचते भी तो ज्यादा से ज्यादा यही मानते कि शायद वेई यिंग सच कह रहा हो। पर इसके बावजूद वह इस उलझन को पूरी तरह सुलझा नहीं पाते। लैन वांगजी जानते थे कि उनके भाई इस पर क्या करते। लैन शिसेन हमेशा हर मामले को सही नियमों और कायदों से सुलझाने की जिद करते। वह सीधे जिन गुआंगशान और मेंग याओ से बात करना चाहते। वह बाकी सेक्ट लीडर्स से सलाह लेते और सबके फैसले के बाद ही कोई कदम उठाते। जाहिर है, आम तौर पर किसी विवाद को सुलझाने का यही सही तरीका था। लैन वांगजी इस बात को समझते थे। उनके भाई एक बहुत बड़े खानदान के लीडर थे, इसलिए सियासी मामलों को सूझबूझ और साफ सुथरे अंदाज में संभालना उनका फर्ज था। अगर किसी दूसरे सेक्ट पर कोई इल्जाम लगता तो वह सबके सामने उस पर बात करते और सबकी सहमति से सजा तय करते। पर लैन वांगजी इस तरीके की कमजोरी को देख पा रहे थे। उनके भाई नियमों, कानूनों और सलीके के बंधनों में बंधे थे। वह अपनी शराफत और अखलाक, मोरालिटी की वजह से खुलकर कुछ नहीं कर पाते, जबकि जिन सेक्ट वालों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी वे किसी भी हद तक गिर सकते थे। वेई यिंग ने एक ठंडी सांस ली। मैं समझ सकता हूं कि जिन सेक्ट वाले इस बात को कैसे घुमाएंगे। उसने अपनी नाक के सिरे को सहलाते हुए कहा, कल को वे कह सकते हैं कि मैंने ही तुम पर हमला किया था और मैंने ही तुम्हें डरा धमकाकर अपने भाई से झूठ बोलने पर मजबूर किया ताकि इल्जाम किसी और पर आ जाए। हमारे पास क्या सबूत है कि वह सचमुच शुए यांग ही था या उसे जिन सेक्ट ने पैसे दिए थे। लैन वांगजी ने उदासी से हामी भरी। उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। वे पूरी दुनिया के सामने इल्जाम तो लगा सकते थे, पर जिन सेक्ट वाले हर बात से साफ मुकर जाते, यह सिर्फ वेई यिंग और उनके बीच की बात बनकर रह जाती। और वेई यिंग की साख तो वे पहले ही खराब कर चुके थे। लैन वांगजी ने कहा, हमारे पास उसकी लाश है, पर उसके अलावा कोई दूसरा सबूत नहीं। मेरे भाई हमेशा दोनों पक्षों की बात सुनने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें एक अच्छा डिप्लोमैट तो बनाता है, लेकिन इसी वजह से लोग उन्हें अपनी बातों में फंसा लेते हैं। वेई यिंग ने फिर से आह भरी। लैन वांगजी ने अपना सिर झुका लिया। उनके दिल में एक अजीब सी टीस उठी। वह अपने भाई को सच पर यकीन करने के लिए मना तो सकते थे, पर अगर उनके भाई ने मेंग याओ पर भरोसा बनाए रखने की ठान ली थी तो उन्हें यह समझाना बहुत मुश्किल होता कि जिन सेक्ट वाले इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, उनके भाई यही उम्मीद करते कि शायद कोई गलतफहमी हुई है या मेंग याओ इस सब में बेकसूर है। जब तक लैन शिसेन जिन सेक्ट के खिलाफ कोई सख्त और फौरन कदम उठाने को तैयार ना हो, तब तक उन्हें इस बारे में कुछ न बताना ही बेहतर था। कम से कम तब तक जब तक कोई ऐसा सबूत न मिल जाए जिसे झुठलाया न जा सके। वेई यिंग मायूसी से अपने हाथों को देखने लगा। क्या उन्हें यहां मिलने के लिए आना चाहिए? उसने बहुत ही धीमी आवाज में लैन वांगजी की आंखों में देखते हुए पूछा। मैंने पहले उन्हें बुलाने की बात इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि हम किस लीडर पर भरोसा कर सकते हैं। सच कहूं तो मुझे आज भी भरोसा नहीं है, उसने थोड़ा झेंपते हुए कहा। मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई इस सब के बारे में तुम्हारी सोच से ज्यादा जानते हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वह यहां आए तो मैं उन्हें खुद लेकर आऊंगा। लैन वांगजी ने मुश्किल से अपना थूक निगला। पिछले कुछ हफ्तों में अपने घर की याद, होम सिकनेस काफी हद तक कम हो चुकी थी। वह अपने परिवार को याद जरूर करते थे, पर अब वह इस नए घर में बहुत सुकून से रहने लगे थे। अपनों से दूर रहना अब उतना भारी नहीं लगता था, पर इस पल उनके दिल में अपने भाई को अपने पास देखने की एक तड़प सी जागी। भले ही लैन शिसेन उनकी मुश्किलों को हल न कर पाते, पर उनका पास होना ही बहुत बड़ी तसल्ली देता। लेकिन लैन वांगजी ने अपनी आंखें बंद की और ठंडे दिमाग से सोचा। फिर उन्होंने मना करते हुए सिर हिलाया। मैं उनसे मिलना तो चाहता हूं, उन्होंने माना। वेई यिंग ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर लैन वांगजी ने फिर सिर हिला दिया। फिर भी
इस वक्त उनका यहाँ आना समझदारी नहीं होगी। वह वेई यिंग के हाथों की तरफ देखने लगे। भाई हमारी हर बात बहुत गौर से सुनेंगे और उस पर यकीन भी करेंगे, पर उसके बाद वह सीधे जिन सेक्ट के पास जाएंगे। वह जिन गुआंगशान के सामने खड़े होकर उससे सफाई मांगेंगे। वेइंग ने झल्लाहट में एक आवाज निकाली, और हम यही तो नहीं चाहते, क्योंकि जिन गुआंगशान कभी सच बोलने वाला नहीं है। लैन वांगजी ने उदासी से हामी भरी। वेइंग की आंखों में परेशानी के साथ साथ उनके लिए गहरी हमदर्दी भी थी। उसने आगे बढ़कर लैन वांगजी के हाथों को थाम लिया। उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम अपने भाई को खत लिखो और तुम्हें जो सही लगे वही बात लिखो। लैन वांगजी ने खुद को उस मुश्किल काम के लिए तैयार किया जो अब उन्हें करना था। जब तक उन्हें और जानकारियां नहीं मिल जाती, वे इस ठिकाने से बाहर किसी को भी इस हमले की खबर नहीं दे सकते थे। वे जिन सेक्ट पर खुलकर इल्जाम भी नहीं लगा सकते थे। इसलिए अब उन्हें अपने भाई को एक बिल्कुल आम सा खत लिखना होगा, जिसमें अपने इन गहरे जख्मों का कोई जिक्र तक न हो। अपनों से ऐसा धोखा करना लैन वांगजी के दिल को छलनी कर रहा था, पर वे जानते थे कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। वेई यिंग ने उनके हाथों को और थोड़ा भींचा। उसका अपना चेहरा भी उतर चुका था। मुझे अफसोस है, उसने धीरे से कहा। लैन वांगजी सिर्फ एक ठंडी सांस लेकर रह गए। उन्होंने जवाब दिया, मुझे भी मुझे भी बहुत अफसोस है।